डाल्टन का नियम किस पे लगता है? गैस के ऊपर लगता है, वाष्प प्रावस्था पे लगता है। तो यहाँ पे ये जो वाष्प प्रावस्था है ना, इसके ऊपर डाल्टन का नियम लगेगा। और जो राउल्ट का नियम है वो किस पे लगता है? वो द्रव्य विलयन पे लगता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 मोल ए था, 1 मोल बी था, तो आधा मोल ए गया, आधा मोल बी गया, ऊपर 1 मोल, नीचे 1 मोल। हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ए और बी के वाष्पन की दर एक जैसी थोड़ी है। द्रव ए और बी के जो विलयन का मिश्रण है, द्रव का मिश्रण है, उसमें जो उनके मोल अंश है, मान लेते हैं ए का मोल अंश है एक्स ए। हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। स्टार्ट करें। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम आगे बढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा हम लोग फेज डायग्राम पे डिस्कशन कर रहे थे, तो वहीं से आगे बढ़ेंगे। फेज डायग्राम, क्या आप सबको याद है कि वाटर का फेज डायग्राम कैसा था? जल के लिए फेज डायग्राम कैसा था? फेज डायग्राम किन दो लोगों के बीच में बनता है? आपको कोई आइडिया है कि फेज डायग्राम किन दो लोगों के बीच में बनाते हैं? भूल गए कि याद है? भूल गए कि याद है? प्रेशर टेम्परेचर के बीच में बनाते हैं। अब वाटर के लिए जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है कि यहाँ पे ऐसे आता है, फिर सबके लिए यूं जाता है ऐसे, बस पानी के लिए ऐसे जाता है। मतलब पानी के लिए जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप नेगेटिव आ जाता है। अगर आप पानी के लिए स्लोप कैलकुलेट करोगे तो पानी के लिए स्लोप नेगेटिव आता है। ये हम डिस्कस कर रहे थे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस पॉइंट को त्रिबिंदु कहते हैं, या फिर ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अब दिमाग में एक सवाल आता है ना कि पानी के लिए ग्राफ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों गया पानी के लिए? तो ऐसा क्या रीजन हो गया कि पानी के लिए ग्राफ इस प्रकार का बना? तो किसी बच्चे को आइडिया है कि पानी के लिए ग्राफ ऐसा क्यों बनता है? एनीवन? कोई भी जो ये बताना चाहो कि पानी में ऐसा क्या अलग है कि पानी के लिए ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो रहा है? हाँ संजना, बोलो। ठीक है, और कोई? युवांग, पानी के लिए क्या गड़बड़ हो रही है? ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है? कुछ कुछ हद तक आपने सही जवाब दिया है। ठीक है, देखो, ये सारा जो आ रहा है ना गड़बड़, ये कहाँ पे आ रहा है? ये सारी गड़बड़ आ रही है यहाँ पे, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। मतलब ये गलनांक पे या हिमांक पर यहाँ गड़बड़ हो रही है। मतलब ये गड़बड़ हो रही है बर्फ और पानी के बीच में। जब अपन बर्फ और पानी के बीच में चेक कर रहे हैं तब गड़बड़ हो रही है। तो अब सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि बर्फ पानी में गड़बड़ क्यों होती है, क्योंकि बर्फ एकमात्र ऐसा ठोस है जिसकी डेंसिटी कम होती है पानी से। और ये बचपन से पढ़ाया जाता है बच्चों को कि जल का घनत्व पानी से, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण छत्ता सा बन जाता है, बीच बीच में गैप आ जाता है। गैप आने के कारण आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है। तो उस रीजन से ग्राफ ऐसा अजीब सा आता है। तो कभी असर्शन रीजन में आपसे पूछ ले तो आपको बता देना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एज अ सॉलिड कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर एज अ लिक्विड। ये बात आपको वहां पे बता देनी है।
जाने चलो बहुत बढ़िया बात। यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है वेपर प्रेशर वाला। अब हम फाइनली इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में विलयन। तो हेडिंग लगाएं, द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन बोले तो राउल्ट्स लॉ। अच्छा, राउल्ट लॉ आपने कब पढ़ा है? तो राउल्ट लॉ सर हमने क्लास 12th में पढ़ा है। सब पढ़ के बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको राउल्ट लॉ पता ना हो कि राउल्ट लॉ क्या चीज है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगाते हैं इसको। आदर्श विलयन के लिए। और हम राउल्ट का नियम वो नहीं पढ़ेंगे जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ेंगे तो वही, पर उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बातचीत होती है, ताकि हर कोई बच्चा बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ ले, गणशाला के सवाल सॉल्व कर ले, एग्जाम में मार्क्स लेकर के आ जाए, दैट्स इट। ये हमारा टारगेट होता है। बट हम इसी टॉपिक को जेई नीट के लिए पढ़ते हैं तो फिर काफी डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे करने पड़ते हैं। तो हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, तो आप ये जो आपने बोर्ड लेवल पे पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार अपने माइंड में। जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहनी चाहिए, ताकि चीज़ें बढ़िया से यहाँ पे सिंक हो जाए। स्टार्ट करते हैं। राउल्ट का नियम द्रवीय विलयन के लिए लगता है। मतलब द्रवीय विलयन का मतलब हो गया, आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में दो द्रव भर दिए जो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। जैसे एक द्रव ये है, दूसरा द्रव ये है। तो यहां पर वास्तव में एक द्रव नहीं है, यहां पे वास्तव में दो द्रव हैं, ए और बी। यहां पर है द्रव ए तथा बी। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। द्रव ए और बी के जो विलयन का मिश्रण है, द्रव का मिश्रण है, उसमें जो उनके मोल अंश है, मान लेते हैं ए का मोल अंश है एक्स ए और बी का मोल अंश है एक्स बी। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है यहां पर? एक्स ए और एक्स बी क्या है यहां पर? ये मोल अंश है ए और बी के द्रवीय मिश्रण में या द्रवीय विलयन में। ए व बी के मोल अंश लिक्विड मिक्सचर में। जो यहाँ पे लिक्विड मिक्स है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा बेटा, दोनों द्रव उड़ सकते हैं, दोनों द्रव वाष्पशील हैं, तो ए भी उड़ेगा बी भी उड़ेगा। ये ए उड़ा, उसकी वाष्प बनी, ये बी उड़ा, उसकी वाष्प बनी। अब जो वाष्प बनी है, वाष्प की अवस्था में ए का जो मोल अंश है वो वाई ए है, और वाष्प की अवस्था में बी का जो मोल अंश है वो वाई बी है। ये वाई बी और वाई ए, एक्स सी और एक्स बी, ये हमें समझ में आ रहे हैं क्या? पहली बात, हम इन दोनों को जब भी परिभाषित कर रहे हैं ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि साम्यावस्था आ चुकी है। आपने द्रव डाला विलयन के अंदर, दोनों उड़े, दोनों उड़ करके जितना उड़ना था, वाष्प बननी थी बन गई। अब वाष्प में और विलयन में साम्यावस्था आ चुकी है, उस समय हम बात कर रहे हैं। तो ये एक्स ए और एक्स बी क्या है? ए और बी के मोल अंश है लिक्विड मिक्सचर में साम्यावस्था पर। डन है? और वाई ए वाई बी क्या है? ये भी ए व बी के मोल अंश है ये भी ए और बी के मोल अंश ही हैं, पर किस में? ये ए और बी के मोल अंश है किस में?
वाष्प में, वेपर्स में। कब? साम्य अवस्था पर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है। हेलो। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत आराम से पढ़ना, सवाल बहुत अच्छे कराऊंगा मैं आपको आज, बहुत ही अच्छे सवाल, दिमाग एकदम खोल के पढ़ना आज। ए का जो प्रेशर आ रहा है वो पी ए है। भाई ए उड़ रहा है, प्रेशर मार रहा होगा, तो टोटल प्रेशर में ए का जो हिस्सा है वो पी ए है, और टोटल प्रेशर में बी का जो हिस्सा है वो पी बी है। तो ये क्या है? ये ये वाष्प दाब में ए और बी का सहयोग है, ए व बी का अंश है वाष्प दाब में। मतलब पी ए है, ए का आंशिक वाष्प दाब, भाई दोनों उड़ रहे हैं, दोनों का योगदान आएगा, तो पी ए है ए का आंशिक वाष्प दाब, और पी बी है बी का आंशिक वाष्प दाब। अच्छा, अगर विलयन होता ही नहीं, केवल ए होता, शुद्ध ए, तो केवल उसका वाष्प दाब आता, तो शुद्ध ए का जो वाष्प दाब होगा उसे हम पी ए नॉट कहेंगे। तो पी ए नॉट क्या होगा? पी ए नॉट होगा शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। एक्स्ट्रा देख रहे हैं इसको, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। ठीक। अच्छा, कुछ भी नहीं होता, केवल बी होता, केवल द्रव बी होता, तो केवल द्रव बी का वाष्प दाब होता, तो अपन क्या बोलते हैं? पी बी नॉट शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। तो पी ए नॉट क्या है? शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब। पी बी नॉट क्या है? शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब। पी ए क्या है? जब विलयन बन गया तो ए का कितना योगदान, बी का कितना योगदान, मतलब इनके जो योगदान है ना अब, वो पी बी और पी ए है। और जब वो अकेले अकेले थे, कोई भी नहीं था साथ में, बिल्कुल प्योर खुद थे, तो उनका जो योगदान था, जो अकेले जब खुद थे, तो ए जब अकेला था तो उसका वाष्प दाब पी ए नॉट, और बी जब अकेला था तो उसका वाष्प दाब पी बी नॉट, ऐसा हम बोल रहे हैं। और पी टी क्या होगा? पी टी क्या होगा? विलयन का कुल वाष्प दाब। तो क्या आपको ये समझ में आ गया है कि जो यहाँ पे सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, क्या सारी टर्म हर एक बच्चे को क्लियर है? पक्का? ठीक है दोस्तों, ये तो क्या मैंने डिफाइन किया है। अब एक चीज हम थोड़ी सी स्किप करके 12th के सिलेबस पे आ गए हैं, वो मुझे साइड में बतानी पड़ेगी। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम होता है एक। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक बार उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
ये बोलता है कि ए का जो आंशिक वाष्प दाब है ना, वो बराबर होगा ए के वाष्प प्रावस्था में वाष्प दाब के, सॉरी, ए के वाष्प प्रावस्था में मोल अंश गुणा टोटल प्रेशर के। ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको। किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, डाल्टन के नियम के अनुसार वो दो चीजों के गुणनफल के बराबर होता है, वाष्प प्रावस्था में उसके मोल अंश गुणा टोटल प्रेशर। जैसे अगर पी बी लिखना चाहोगे तो वो होगा बी का वाष्प प्रावस्था में मोल अंश गुणा टोटल प्रेशर। ये हम लोग पढ़ेंगे केटीजी वगैरह में, पढ़ेंगे गैसेस थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह में पढ़ेंगे, बट अभी इसको अपन एज अ फैक्ट याद रखेंगे। अच्छा, इधर आ जाओ। अब राउल्ट का नियम क्या बोलता है? राउल्ट का नियम ये बोलता है कि हम 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते हैं। राउल्ट का नियम ये बोलता है कि ए का आंशिक वाष्प दाब, राउल्ट के नियम के अनुसार लिख रहे हैं पर अब राउल्ट्स लॉ से लिख रहे हैं कि ए का आंशिक वाष्प दाब समानुपाती होता है ए के मोल अंश के। कौन सा वाला मोल अंश है ये? द्रव प्रावस्था वाला मोल अंश। बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर होता है बी के मोल अंश के। भाई लॉजिकल भी है, अगर मोल अंश ज्यादा है मतलब वो द्रव ज्यादा है, वो द्रव ज्यादा है तो उड़ेगा ज्यादा, उड़ेगा ज्यादा तो वाष्प बनाएगा ज्यादा, वाष्प बनाएगा ज्यादा तो दाब आएगा ज्यादा। ये हम बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, सही भी है बात। अच्छा, यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं पी ए नॉट। पी ए नॉट क्या है? ए का शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब। यहां से पीबी बराबर होता है पीबी नॉट एक्सपी। तो प्यारे बच्चों, टोटल प्रेशर फिर कैसे लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर होगा पी ए प्लस पीबी। तो राउल्ट के नियम से टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स पी। सर, क्या ये जो पी ए लिखा है और ये जो पी ए लिखा है, क्या ये सेम चीज को बता रहे हैं क्या? हाँ, दोनों सेम चीज को बता रहे हैं। ए का कितना अंश आ रहा है वाष्प दाब में, वो पी ए है। ये जब डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम से लिख रहे हैं तो ये वाष्प प्रावस्था के संगठन के आधार पर फॉर्मूला आ रहा है, और यहाँ पे फॉर्मूला द्रव प्रावस्था के हिसाब से आ रहा है। बता दोनों सेम ही चीज को रहे हैं। तो चाहे पीए आप इस फॉर्मूले से निकालो तो ये राउल्ट के नियम वाली अप्रोच कहलाएगी, और पीए को इस फॉर्मूले से निकालोगे तो ये डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के नियम के हिसाब से कहलाएगी। बस होता क्या है, बात को सुनो बेटा, डाल्टन का नियम किस पे लगता है? गैस के ऊपर लगता है, वाष्प प्रावस्था पे लगता है। तो यहाँ पे ये जो वाष्प प्रावस्था है ना, इसके ऊपर डाल्टन का नियम लगेगा। और जो राउल्ट का नियम है वो किस पे लगता है? वो द्रवीय विलयन पे लगता है। इसलिए राउल्ट के नियम में एक्स ए एक्स भी आ रहे हैं, डाल्टन के नियम में वाई ए वाई भी आ रहे हैं, पर दोनों सेम चीज बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पी ए का मतलब क्या है? ये वाष्प में ए का जो हिस्सा है वो कितना दाब लगा रहा है, वो वाष्प आई कहां से? आई तो द्रव में से ही है। तो कनेक्टेड है आपस में, चीज एक ही है कि जो प्रेशर आ रहा है उसमें ए का जो हिस्सा है वो पी ए है, बी का जो हिस्सा है वो पीबी है। अगर उसको आप वाष्प प्रावस्था के मोल अंश के हिसाब से लिख रहे हो तो डाल्टन लॉ को फॉलो कर लो, और राउल्ट के हिसाब से लिख रहे हो तो फिर एक्स एक्स पे लेकर के लिखना पड़ेगा। चीजें दोनों सेम ही है। और ये क्या है? ये है विलियन का वाष्प दाब। मैं लिखवा चुका हूँ क्या? हाँ, लिखवा चुका हूँ। विलियन का कुल वाष्प दाब। तरीके से इस पेज को कॉपी कर लो, फिर अगले पेज पे सारे फॉर्मूलों को अपन अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज कर लेंगे। दैट्स इट, कर लीजिए। ढंग से लिखना ईच एंड एवरीथिंग, जैसे मैंने लिखी है, बिल्कुल भी मजाक मत करना इसके साथ। तो आगे चले। अब ध्यान से सुनना, काम की बात। पीए को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पीए नॉट एक्स ए
या फिर वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। तो इन दोनों टर्म्स को बराबर कर सकते हैं अपन, ये दोनों टर्म्स बराबर हो सकती हैं, याद रखना। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। दूसरा, ये भी लिख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना है। मतलब ये अपने क्या किया है, डॉल्टन के लॉ को और राउल्ट के लॉ को कंबाइन कर दिया है। तो ये हो गया डॉल्टन का लॉ प्लस राउल्ट का लॉ। सवाल इसी पे बनते हैं ज्यादातर, जहां पे डॉल्टन और राउल्ट को कंपेयर किया जाता है। अच्छा, किसी दी गई प्रावस्था के लिए या किसी दिए गए फेस के लिए मोल अंश का योग तो 1 के बराबर ही आता है। तो विलियन में जितने अंश हैं, विलियन के अंदर जितने मोल अंश हैं, उन सब का योग भी 1 के बराबर आएगा। टोटल। और वाष्प प्रावस्था में जितने हैं, उन सब का भी मोल अंश 1 के बराबर आएगा। क्योंकि मोल अंश का मतलब है कि 1 में से उसका अंश कितना है। तो विलियन में कितना है वो विलियन बताएगा, ऊपर कितना है वो ऊपर बताएगा। अच्छा, यहाँ के हिसाब से अगर अपन देखें, इस सवाल के हिसाब से, या इस अपने द्विअंगी विलियन लिया था, तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा। यहाँ जब हम द्विअंगी विलियन की बात कर रहे हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ से एक्स ए का मान कितना आ रहा है चेक करो। यहाँ से एक्स ए आ रहा है वाई ए इंटू पी टोटल अपॉन पी ए नॉट, प्लस एक्स बी कितना आ रहा है यहाँ से वाई बी इंटू पी टोटल बराबर। तो ऐसे अपन इक्वेशन इसके लिए भी बना सकते हैं। अब एक काम करें क्या, पीटी कॉमन निकाल के उधर भेज दें। उधर भेज के इधर लिख रहा हूँ, 1 अपॉन पी टी बराबर आ जाएगा वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। ये आप याद रख सकते, सब फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो क्या अब हम एक काम करें, जितने फॉर्मूले अपन ने पढ़े उन सब की समरी बना लें एक बार, है ना। तो अपन सबको एक कैप्सूल में लिख लेते हैं। क्या था टोटल प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अगर अपन डॉल्टन के नियम के हिसाब से लिखें तो फॉर्मूला क्या है, डॉल्टन के नियम के हिसाब से ये आ रहा है 1 अपॉन पी टोटल बराबर वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट। तो डॉल्टन के नियम के हिसाब से आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक और चीज, एक्स ए इंटू पी ए नॉट बराबर वाई ए इंटू पी टोटल, एक ये डॉल्टन के नियम से ये याद रख सकते हैं। दूसरा एक्स बी इंटू पी बी नॉट इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल, दूसरा ये याद रखना है। तो ये आप कैप्सूल बना के ये सारे फॉर्मूले अच्छे से, कौन क्या था किसमें क्या कहना था, या तो दिमाग में इसको याद कर लो या दिमाग में फिट कर लो, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। अब हम कुछ सवाल लगाएंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर।
कीजिए, पढ़ो, निपटाओ। अगर आप फॉर्मूला सिस्टमेटिक अप्लाई कर पाएंगे, सवाल बन जाए। देखें, आई होप आपने कर लिया होगा, कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। इन दोनों को मिक्स किया है 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है। तो क्या हम इनके मोलंश निकाल पाएंगे द्रव प्रावस्था में? तो द्रव प्रावस्था में अगर मोलंश निकालना हो तो CH3OH का मोलंश कितना होगा? जो मोलर है वही मोल है, तो 2 अपॉन टोटल मोल। और टफ, भयंकर टफ या सबसे आसान? सबसे आसान। इसके मोल अपॉन टोटल मोल। अच्छा, मोलंश निकालना हो C2H5OH का, तो वो कैसे निकालोगे? उसके मोल अपॉन टोटल मोल, दैट्स इट। अच्छा, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? मोलंश ऑफ CH3OH इंटू CH3OH का शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब प्लस मोलंश ऑफ C2H5OH इंटू C2H5OH का शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब। चेक करो, सब कुछ दे तो रखा है। CH3OH का मोलंश 2/3 दे रखा है, इसका CH3OH का वाष्प दाब 80 टॉर दे रखा है, प्लस ये कितना दे रखा है 1/3 इंटू C2H5OH कितना दे रखा है 50 दे रखा है। बस इसको सॉल्व भी तो करना है, तो सॉल्व करोगे तो बात बन जाएगी। निपटाया आपने खुद से एक बार। 8 दूनी 16, 16 5 21, 70 टॉर आ गया टोटल प्रेशर। अच्छा, क्या पूछ रहा है अब? ये तो आ गया C2H5 का साम्यावस्था पर वाष्प प्रावस्था में मोल अंश। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ये वाला। तो C2H5OH का मोल अंश, चलो ये लगाओ, वाष्प प्रावस्था में C2H5OH का मोल अंश गुणा टोटल प्रेशर बराबर होगा C2H5OH का मोल अंश इंटू उसका शुद्ध प्रावस्था में मोल अंश। ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो निकालना है। वैल्यूज पुट करो, XC2H5OH कितना है 1/3 और प्रेशर ऑफ C2H5OH कितना है 50 अपॉन ये टोटल प्रेशर नीचे चला जाएगा, ये आ गया 70 5/21 आ गया, ये आ गया 5/21। एक बात और, अगर वाष्प प्रावस्था में इसका पूछ लेता CH3OH का, तो कैसे बताते? वाष्प प्रावस्था में इसका बताते 1 में से इसको माइनस कर दो, बताया तो था। जैसे XA प्लस XB 1 के बराबर है, वैसे YA प्लस YB 1 के बराबर है। तो CH3OH का चाहिए तो 1 में से माइनस कर दो C2H5OH का, तो 1 माइनस 5/21 16/21। ऐसे जो चाहे, जो उसको पूछना हो पूछे, हम सबका जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत। डन है, कितों से बन गया था वैसे ही मेरे बताए बिना ही। हाँ, तुम तो महान लोग हो रहे सारे के सारे, बढ़िया है।
कुछ चीजें हमारे आईक्यू को चेक करती हैं, कुछ चीजें हमारे डिसिप्लिन को चेक करती हैं। ये सवाल डिसिप्लिन को चेक करने वाले थे, तो ये सबसे बनने चाहिए थे ना। जो क्लास में अलर्ट होके पढ़ रहा है उससे ये सवाल हो ही जाएगा। अब हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपन ले रहे हैं संगठन, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं दाब, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं संगठन। अपन ये मान के चल रहे हैं कि इस पॉइंट पर x से 0 है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आपका x से 0 है, 1 मान लो, ये फर्क पड़ता है, x से 1 है, चलो x भी 0 है, मतलब जो है वो 1 है, तो केवल 1 का वाष्प दाब आएगा। ये पॉइंट बता रहा है पीए नॉट को। धीरे धीरे क्या हो रहा है, x से कम होता जा रहा है, 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 कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आकर के x से हो गया 0। तो अगर x से कम होता जा रहा है तो x से का जो वाष्प दाब है वो भी कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। x भी 0 है, यहाँ पे x भी 1 है। x भी के 1 होने का मतलब क्या है, दोनों का मोल अंश का योग 1 आता है। तो यहाँ पे x से 1 है, मतलब यहाँ पे केवल शुद्ध द्रव A है, यहाँ पे x भी 1 है, मतलब यहाँ पे शुद्ध द्रव B है, ऐसे आप बोल सकते। तो इस पॉइंट पर जो वाष्प दाब आएगा वो शुद्ध द्रव B के वाष्प दाब के बराबर आएगा। हम ऐसा मान रहे हैं कि B कम वाष्पशील है, तो इसलिए उसके वाष्प दाब का लेवल अपन ने कम रखा है, देख लो आप। अच्छा, यहां से x भी बढ़ रहा है, तो जैसे x भी बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा, जैसे जा रहा है। और किसी भी पॉइंट पे आपको टोटल प्रेशर देखना है तो ये होगा टोटल प्रेशर। पीवी, तो ये इस प्रकार का ग्राफ जो है वो निकल करके आता है। अच्छा, किसी जनरल पॉइंट पे चेक करते हैं, जैसे मान लो यहाँ कहीं आपको चेक करना है, ये एक ऐसे आपने जनरल पॉइंट लिया, उस पर आपको चेक करना है। तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ का ये जो हिस्सा है ये बताएगा पीबी को, जो कि बराबर होगा पीबी नॉट एक्स बी के। आपको इस पॉइंट पे चेक करना है, तो ये हिस्सा बताएगा पीए को, जो कि बराबर होगा पीए नॉट एक्स ए के। और पीए और पीबी को जोड़ो, इतने में इतने को जोड़ो, अपने आप यहां पहुंच जाओगे। ये बताएगा टोटल प्रेशर को, जो बराबर होगा पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स पी। रफ्तार बैच में भी पढ़ाया था भाई ये चीज, तो मैंने फोर्स बैच में पढ़ाई थी, लास्ट ईयर रफ्तार में पढ़ाई थी, इस साल फोर्स बैच में पढ़ाई थी। ये जो ग्राफ बनाया है, ये राउंड पुरानी मेहनत तो काम आएगी ना, बिल्कुल जीरो से कैसे पढ़ लेंगे 8 महीने में सब कुछ, पुराना तो काम आएगा। अब कोई इसमें अटक रहा है, आज ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने बोर्ड में मेहनत नहीं की, तो आज नींद नहीं आनी चाहिए। आज जाकर के वन शॉट देखो मेरा सॉल्यूशन नाम के चैप्टर का, इस टॉपिक को देखो, मैंने इंटरनेट पे कम से कम 5 बार पढ़ा रखा है। 2018 से पढ़ा रहा हूँ सेम टॉपिक, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चल रहा है। 8 लेक्चर मिल जाएंगे तुमको अलग अलग, एक ही आदमी के। 8वां नहीं मिलेगा, 8वां तो ये है, ने 8वां भी पढ़ा दिया इस साल, वो अपलोड हो गया होगा अब तक तो यूट्यूब पे। तो 8 लेक्चर एक ही आदमी के एक ही टॉपिक पे मिल जाएंगे, जिनसे मन लगता है देख लो, है ना। अब तो कम से कम उस आदमी को आगे का पढ़ाने दो, ये चीज है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक मैं अपने अंदर के ज्ञान को दबा के रखूंगा, खुद को डेवलप करो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा और पढ़ा सके हम आपको। अच्छा जी, तो जैसे जैसे इस ग्राफ में इधर आ रहे हैं एक्सपी बढ़ रहा है ना, एक्स भी जैसे इधर आ रहे हैं एक्स भी हमारा बढ़ रहा है, ये हम बोल सकते। अच्छा, मान लो यदि बी एक अवाष्पशील तत्व हो, अगर बी अवाष्पशील हो, छोड़ो ना इतना क्या लिखना, अगर बी अवाष्पशील है, बताओ। अगर बी वाष्पशील है ही नहीं, बी उड़ ही नहीं रहा, तो क्या इस ग्राफ में से बी गायब हो जाएगा?
अगर बी उड़ेगा ही नहीं तो क्या इस ग्राफ में से बी गायब हो जाएगा? बताओ। अगर बी उड़ेगा ही नहीं तो इस ग्राफ में से गायब होगा कि नहीं होगा? कहाँ से गायब नहीं करना था? बी को गायब कर दो। टोटल प्रेशर ए के बराबर हो जाएगा, बी गायब हो जाएगा। ये लो। बी गायब करने का मतलब उसको हटाना नहीं है, प्रेशर में उसका योगदान हट जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे बी का मोलंश बढ़ेगा, अब बी कैसा है? बी एक ऐसा यौगिक है, सुनना ध्यान से। बी को अपन अपन टोटल प्रेशर को कैसे लिखते हैं? टोटल प्रेशर को लिखते हैं पी ए प्लस पी बी। अब पी बी तो जीरो हो गया क्योंकि टू तोड़ ही नहीं रहा है। तो पी टोटल किसके आ गया बराबर? पी ए नॉट एक्स ए के। तो पी टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स ए पे। मतलब अब जो भी वाष्प दाब है विलयन का, काम की बात सुनना, जो भी वाष्प दाब है विलयन का, वो अब किस पे डिपेंड कर रहा है? ए के ऊपर, क्योंकि ए उड़ सकता है। बी ने उड़ना बंद कर दिया, बी अवाष्पशील हो गया। बी ने उड़ना बंद कर दिया, बी अवाष्पशील हो गया, केवल ए वाष्पशील है। तो अब विलयन का कुल वाष्प दाब बी पे डिपेंड कर ही नहीं सकता क्योंकि बी तो उड़ ही नहीं रहा है। अब वो किस पे डिपेंड कर सकता है? अब वो केवल ए पे डिपेंड कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे जैसे आप बी को बढ़ाते जाओगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बी 0 से 1 हो रहा है, मतलब बी का मोलंश बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप बी को बढ़ा रहे हो, आप क्या देख रहे हो? प्रेशर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो जैसे जैसे बी को बढ़ाते जाओगे, प्रेशर घटता जाएगा। याद करो, इस टॉपिक को तुम एक अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप में आगे जाके पढ़ते हो, जिसको वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यही सेम चीज तो आप पढ़ते हो कि अगर अपन एक बंदे को अवाष्पशील कर दें तो विलयन का कुल वाष्प दाब वाष्पशील वाले पे डिपेंड करने लग जाता है। और जैसे जैसे अपन अवाष्प विलय की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वाष्प दाब घटता जाता है। क्या ये हमने पढ़ा है? बोर्ड वाले बच्चे याद कर पा रहे हैं? इसी को वाष्प दाब में अवनमन के नाम से आपको हम पढ़ाते हैं। तो चीजें ऐसी ही हैं, चीजें हमेशा से ऐसी थी। आपने उनको कैसे देखा है उस पर डिपेंड करता है। कॉपी करेंगे, फिर एक सवाल लिखते हैं। छापो छापो, जल्दी छापो। अमन चिंगम खा रहे हो क्या बेटी? खत्म नहीं हुई अभी तक? 1 घंटे चल ही रहा है। सही है, सही है। चलो, सही है। आईआईटी पहुंचोगे तब तक जॉ लाइन में बन जाएगी ना। सवाल कर रहे हैं।
चलो करो। कीजिए। जितना समय मैंने तुमको दिया उतना बड़ा सवाल तो था नहीं वैसे ही है, बट ठीक है, लिया तुम्हें समय ज्यादा। कर लिया। ए व बी के विलयन का वाष्प दाब दे रखा है। देखो, जहां एक्स बी का द्रव प्रावस्था में मोल अंश है, शुद्ध ए और शुद्ध बी का, जब शुद्ध ए होगा, मतलब जो मोल अंश है ना बी का, वो सवाल में एक्स है, तो जब शुद्ध द्रव ए होगा तो एक्स का मान कितना होगा ये सोचो। जब शुद्ध द्रव ए होगा तो बी तो होगा ही नहीं। जब शुद्ध द्रव ए होगा तो उस वक्त बी तो होगा ही नहीं। बी नहीं होगा तो एक्स का मान 0 होगा। और जब शुद्ध द्रव बी होगा तो ए तो होगा ही नहीं, तो एक्स का मान 1 होगा, क्योंकि एक्स बी आपका एक्स के बराबर है। देख लो ना, जब पूरी तरह से शुद्ध द्रव बी है तो एक्स बी 1 है, और जब शुद्ध द्रव बी 0 है, जब शुद्ध द्रव ए है तो एक्स बी 0 है। बस हो गया। तो शुद्ध द्रव ए चाहिए तो एक्स का मान 0 रख दो, तो पी ए नॉट कितना आ जाएगा फॉर्मूले से, 180 माइनस 60 इंटू 0, 180 टॉर, जो भी वैल्यू दे रखी है, मान लो टॉर है यूनिट, और 1 हो जाएगा तो पी वी नॉट आ जाएगा, 180 माइनस 60 इंटू इंटू 1, ये आ जाएगा 20। हो गया था? नहीं हुआ? अब एक बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही शानदार मतलब बहुत ही शानदार। इस सवाल को पढ़े बिना इस चैप्टर में रिवीजन करना ही मत, मस्ट फॉर रिवीजन। ठीक है, जब आप दोबारा कभी इस चैप्टर को पढ़ो अपने जीवन काल में, तो इस क्वेश्चन को रिवाइज किए बिना मत जाना। कोई भी एग्जाम देने, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी एडवांस का एग्जाम क्यों ना हो। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
पहले बुलबुले का संगठन। दिस इज द क्वेश्चन। करो ट्राई, पढ़ो आराम से 4-5 बार। सवाल समझ लो, वही बहुत है वैसे तो है। सवाल लिख लो, सवाल समझ लो, ट्राई करने की कोशिश करो, क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है वो देखो एक बार। चलो पढ़ें। लिखना बंद, बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि ये वो सवाल है जिसमें आपका पेन भी मुश्किल से चला होगा, कोशिश भी करोगे तो नहीं चला पाए हो, है ना। तो कोई चीज़ हमसे बड़ी है तो हमें उसे नतमस्तक होकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, एक विलयन जिसमें द्रव ए तथा द्रव बी है, ठीक है, एक पिस्टन वाले पात्र में लिया गया है। मतलब हमने एक पिस्टन वाला पात्र लिया है ऐसा, अंदर 2 द्रव भरे हुए, वाष्प भी बनेगी, सही बात है। साम्यावस्था आ चुकी है, ठीक है। मतलब वो नहीं भी बोलता तो कोई दिक्कत नहीं थी, साम्यावस्था आ गई है, इस टर्म को अपन हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काट देना उसको, क्योंकि सवाल ने थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट किया है अपने आप को, इसलिए। मान लो, अपन ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो यहाँ पे साम्यावस्था आ चुकी है, यहाँ पे साम्य आ चुका है।
अब आप मुझे एक बात बताओ, साम्यावस्था पर अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, और प्रेशर कम करूंगा तो क्या होगा? क्योंकि अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। पढ़ा आपने ये? समतापीय स्थिति में हिलाया जाता है, मतलब समतापीय स्थिति में इसको मूव कर रहे हैं, तो तापमान नियत है। बताओ क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, सोचना है हमें ना, शांति से सोचना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन अंदर जाएगा, जैसे ये पिस्टन नीचे अंदर जाएगा, क्या वाष्प दाब में चेंज हो सकता है? क्योंकि साम्यावस्था का मतलब है वाष्प दाब फिक्स हो चुका है, क्या वाष्प दाब में चेंज हो सकता है? कितने बच्चों को लगता है चेंज नहीं होगा? वाष्प दाब चेंज नहीं होगा, कितनों को लगता है? दाब नहीं बोल रहा, वाष्प दाब बोल रहा हूं। द्रव ए और द्रव बी का जो साम्यावस्था आनी थी वो आ गई, अब उनका एक वाष्प दाब बन चुका है, वो वाष्प दाब चेंज हो सकता है क्या? वाष्प दाब को चेंज करने की शक्ति केवल एक ही चीज के पास है, वो है तापमान। अगर तापमान फिक्स है तो वाष्प दाब चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा सर, हम तो दाब बढ़ा रहे हैं, तो वाष्प का दाब कैसे सेम रह सकता है? शांति रखो, सुनो। जैसे आप दाब बढ़ाओगे, वाष्प को अपना दाब उतने का उतना ही रखना है। तो पहले वाष्प इतने में थी, जैसे तुम दाब बढ़ाओगे वाष्प कम आयतन में आ जाएगी, ज्यादा प्रेशर मार रही होगी, उसको पुराने वाले प्रेशर पे जाना है, तो वाष्प संघनित होकर के द्रव में बदल जाएगी। मतलब तुम जब दाब को बढ़ाओगे तो संघनन हो जाएगा। ताकि दाब उतना ही रहे। तुम्हारे मन में फीलिंग क्या आ रही थी कि सर जब हम पिस्टन दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जबकि वाष्प दाब पहले 5 था, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, उतनी ही दाब उतनी ही वाष्प कम आयतन में आ जाएगी। अब आयतन वाष्प का दाब तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि तापमान फिक्स है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैंने तुम्हें कल के एग्जाम्पल में बताया था, ऐसे केस में क्या होता है, संघनन या वाष्पन, दोनों में से एक प्रक्रिया होती है। यश, तो जैसे ही अपन इसको दबाएंगे बेटा, इसको दबाते ही क्या होगा, अपन को फील आ रहा है ना कि वाष्प थोड़े कम आयतन में आ जाएगी, तो वाष्प जैसे ही कम आयतन में आएगी दाब बढ़ जाएगा, जबकि वाष्प को अपना दाब बढ़ने नहीं देना है, तो क्या कर सकती है वो, अपने आप को कम कर लेगी, तो वाष्प पानी में चली जाएगी, मतलब वाष्प से पानी बन जाएगा, इसको बोलते हैं संघनन। तो अगर एक निश्चित साम्यावस्था से, या बात की बात करेंगे चलो, अगर तुम दाब बढ़ाओगे तो संघनन होगा, सीधी सी बात है, खत्म, इतना याद रखो। दाब बढ़ाने पे क्या होगा, संघनन, वेपर का कंडेंसेशन होगा। अच्छा, दाब को कम करोगे तो क्या होगा, अगर तुम पिस्टन को ऊपर लेके जाओगे तो वही वाष्प ज्यादा आयतन में फैलेगी, जिससे वाष्प दाब में कमी आने लग जाएगी, तो उस वाष्प दाब में कमी को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, और ज्यादा वाष्प बनेगी, तो जब तुम दाब प्रेशर को कम करोगे तो वाष्पन होगा। बस इन 2 पॉइंट्स को याद रख लो, ये सवाल 1 नंबर तरीके से हो जाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट्स हम सब बच्चे जितने यहाँ पे क्लास में बैठे याद रख पाएंगे? एवरीवन, अब सवाल निपटा देते हैं, पहला पार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। फर्स्ट पार्ट, पहले बुलबुले का संगठन, पहला बुलबुला, वाओ क्या बात है, पहला बुलबुला। सोचो, सोचो, पहले बुलबुले का मतलब क्या है? पहले बुलबुले का मतलब क्या है? पहला बुलबुला, बुलबुला मतलब होता है बबल, ये यूज होता है वाष्प के लिए, और बूंद का मतलब होता है ड्रॉप, ये होता है यूज द्रव के लिए। मतलब पहला वाष्प जो बनेगी, फर्स्ट वाष्प जो बनेगी, उसमें ए का अंश कितना होगा और बी का अंश कितना होगा, ये पूछना चाहता। तो इस सवाल का द वेरी फर्स्ट पार्ट, इस सवाल का सबसे पहला पार्ट आपसे क्या पूछना चाहता है, क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछना चाह रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, हमने द्रव ए लिया, द्रव बी लिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, क्या होगा, वाष्पन शुरू होगा, वाष्प बनना शुरू होगी। जब वाष्प बनना शुरू होगी तो पहला बुलबुला बनेगा, उस पहले बुलबुले में ए कितना होगा और बी कितना होगा, ये सवाल पूछना चाह रहा है। क्या अब हम कंफर्टेबल हैं सवाल के साथ? ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है, इसको बाद में यूज करेंगे, पहले इधर आते हैं। तो पहला बुलबुला, क्या सिखाया तुम्हें?
ए और बी है इसके अंदर, फर्स्ट बुलबुला बना, फर्स्ट बुलबुला। यार पहले बुलबुलों के लिए कितना परेशान क्यों हो रहे हो, फर्स्ट बुलबुला ही तो बना है। तो पहला बुलबुला जब बना तो ये बोल सकते हैं ना कि वाष्प तो बहुत ही कम बनी है अभी, बिल्कुल कम बनी है, सारा का सारा द्रवी है। वाष्प का एक बूंद बना है दोस्त, एक बूंद, उसमें कितना ए आ जाएगा, कितना बी आ जाएगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सारा का सारा ए और बी अभी द्रव में ही है? वाष्प में बहुत थोड़ा सा आया है जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस स्थिति में जब पहली बूंद पहली क्या बोलते हैं इसको, बुलबुला, पहला बुलबुला बना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जब पहला बुलबुला बना है तो एक्स ए बी 1/2 है और एक्स बी भी 1/2 है? पहले बुलबुले के टाइम पे। सर 1/2 क्यों बोल रहे हो? एक एक मोल है ना दोनों। अच्छा ये दिया नहीं था क्या, ये लिखना पड़ेगा, ए व बी के एक एक मोल है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो सवाल ने दिया था कि ए और बी के एक एक मोल है, तो ए और बी के जो एक एक मोल है वो सारे के सारे बी कहाँ हैं, विलियन में ही है। एक भी बुलबुला नहीं बना। नहीं सर बना तो है, हाँ तो बना है ना, एक ही तो बना है। तो एक बुलबुले से विलियन को क्या बिगाड़ लोगे तुम? विलियन में अभी भी आधा ए है आधा बी है, एक मोल ए है एक मोल बी है, तो ए का मोलंश एक्स ए 1/2 है, बी का मोलंश एक्स बी 1/2 है। क्या हम कंफर्टेबल है इसके साथ, यहाँ तक कंफर्टेबल है? अमन, डाउट है? नहीं, आगे बढ़े। अंकित, चले आगे। अच्छा, टोटल प्रेशर निकाल सकते हो, बताओ टोटल प्रेशर क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स पी बराबर पी ए नॉट कितना है, क्या सवाल ने दे रखा है 75 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 25 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना आ रहा है ये? मतलब हमने केवल इतना सा काम किया है, समझना बात को, हमने केवल इतना सा काम किया है कि जितना भी द्रव है ना वो सारा अंदर पड़ा हुआ है, बस एक बूंद बनी है, एक बबल बना है, एक छोटा सा बुलबुला बना है, तो सारा का सारा ए बी अभी द्रव के रूप में ही है, इसलिए एक्स और एक्स बी को 1/2 बोला है। अच्छा 50 आ गया, टोटल प्रेशर आ गया 50। अच्छा हमसे ये थोड़ी पूछा था कि एक्स ए कितना है एक्स बी कितना है, हमसे पूछा था इस बुलबुले में, ये जो एक बुलबुला है इसमें वाई ए कितना है और इस बुलबुले में वाई बी कितना है, कैसे निकालेंगे? वाई ए क्या होता है, वाई ए क्या होता है, कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या, या कुछ कोई फॉर्मूला ऐसी धुंधली सी याद में आ रहा है क्या? देखो, क्या कोई फॉर्मूला कोई धुंधली सी याद में आ रहा हो तो चेक करो, या ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है ऐसा, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला? चलो वाई ए निकालना है, पी ए नॉट कितना है 75, एक्स ए कितना है 1/2, पी टोटल कितना है 50, ये आ गया 0.75, तो वाई ए है 0.75, वाई बी कितना होगा? वाई बी होगा 1 माइनस 0.70, मतलब 0.25। ये आपके आंसर्स हो गए फर्स्ट पार्ट के। डन है बेटा, हेलो, कूल। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ये एडवांस है बेटा, है ना, थोड़ा एडवांस लेवल है ये। दाब जिस पर द्रव की आखिरी बूंद वाष्पित हो रही है, क्या कोई समझदार बच्चा मुझे बता सकता है कि इस बार कौन सा केस हो रहा है? इस बार ये केस है कि सारा का सारा द्रव वाष्प में बदल चुका है, बस एक आखिरी बूंद द्रव की रह गई है। बूंद द्रव की होती है, बुलबुला गैस का होता है। सारे के सारे
बुलबुले बन चुके हैं। इस बार ऐसा है, ए और बी के सारे बुलबुले बन चुके हैं। बस एक आखिरी बूंद अपनी मौत का इंतजार कर रही है कि अब मैं कब वाष्पित होंगी, बस आखिरी बूंद। तो इस बार जितना भी ए था, जितना भी बी था, वो सारा का सारा कहाँ है? जितना भी ए था, जितना बी था, वो सारा का सारा कहाँ है? वाष्प में है। तो इस बार ऐसा नहीं बोल सकते कि वाई ए और वाई बी 1/2 है। बोल सकते हैं द्रव खाली हो गया, सारा का सारा वाष्प में कन्वर्ट हो गया। अंकित, बातें करोगे तो ये सवाल भी चला जाएगा, आईआईटी की तुम्हारी सीट भी चली जाएगी, ठीक है? ड्रॉप ईयर में ये पूरा का पूरा चैप्टर हो सकता है इस सवाल के आसपास घूम जाए, और ये बहुत बड़ी संभावना है कि इस सवाल से मिलता जुलता सवाल मेंस में एडवांस में आ जाए, है ना? ध्यान दीजिए। तो इस बार क्या है, सारी की सारी वाष्प यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग माई रेस्ट, मेरी तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से, फिर भी मैं अपना रेस्ट कॉम्प्रोमाइज करके एटलीस्ट 2 क्लास की जगह 1 क्लास मैनेज कर रहा हूँ, ताकि कम से कम आप लोग फ्लो में रहो, आप लोग मेंटेन रहो, आप लोगों का रूटीन खराब नहीं हो। ओके, वही है ना, तुम लोगों को छोड़ देते हैं तो वो बिना इंजन की गाड़ी बन जाते हो, तुम पटरी पे कहीं भी भागते हो, तो तुम्हें इंजन चाहिए होता है। तो इसलिए हम 1 क्लास कम से कम रख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो पढ़ो। तो वाई ए और वाई बी 1/2 है, क्लियर? अच्छा, अब टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? डू यू हैव एनी फॉर्मूला फॉर दैट? क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है? डू यू हैव एनी फॉर्मूला फॉर दैट? फॉर्मूला तो है सर, पर वो बात ऐसी है ना कि भूल जाते हैं। फॉर्मूले तो बहुत हैं, पर हम भूल जाते हैं। अब ये भी बनाया था बट भूल गए। अभी अभी बनाया था, ये रहा। चेक करें। ये रहा। तो इससे टोटल प्रेशर निकलेगा इस बार। तो इससे टोटल प्रेशर कितना आएगा? वाई ए कितना है इस बार? वाई ए 1/2 है, तो 1/2 पी ए नॉट कितना है? 75 प्लस 1/2 कितना है? 25। इससे पी टोटल सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। तो इससे पी टोटल कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व कर लो। 37.5। 37.5 पर, अब ध्यान सुनना, 37.5 पर आखिरी बूंद बची है पानी की, और 50 पर पहला बुलबुला बना है। ये कहानी है, पहला बुलबुला बना है। इस पर आखिरी बूंद है पानी की, और इस पर पहला बुलबुला बना है, ये आप कह सकते। समझ में आया यहां तक? पहला और आखिरी, इसको कॉपी करो, और थर्ड के बारे में सोचो कि थर्ड का आंसर क्या होना चाहिए, और फिर फोर्थ के बारे में, ये अगली स्लाइड में करेंगे। थर्ड और फोर्थ के बारे में सोचो। थर्ड थर्ड के लिए ये कंसेप्ट काम आएगा। थर्ड का कॉन्सेप्ट ये है, थर्ड में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछ रहा है, पहले बुलबुले का संगठन निकाल दिया, ये निकाल दिया। दाब का वह परास जिसमें द्रव और वाष्प दोनों होंगे, ठीक है, यही तो परास है। 37.5 से 50,
यही तो है, यही तो परास है, यही तो रेंज है, यही तो रेंज है। अगर प्रेशर 37.5 से कम हुआ, समझना, जब प्रेशर कम करते हैं तो क्या होता है, वाष्पन होता है। हेलो, सब ध्यान दो इधर, रेंज यही है, यही आंसर है, समझना। जब प्रेशर कम करते हैं तो क्या होता है, वाष्पन। तो अगर 37.5 से कम हुआ प्रेशर तो वाष्पन हो जाएगा। मतलब वो जो आखिरी बूंद बची है ना, ये वाली, ये भी उड़ करके वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी अगर प्रेशर 37.5 से कम हुआ तो। और अगर वो वाष्प में कन्वर्ट हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा। सवाल ये बोल रहा है कि वो तापमान दाब बताओ जिसमें वाष्प भी हो और पानी भी हो। तो 37.5 से कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि 37.5 कम से ताप के कम होते ही वाष्पन होता है। तो 37 और क्यों होता है वो अपन समझ चुके हैं। तो आप तो ये याद रखो बस, 37.5 से कम करते ही वाष्पन हो जाएगा, वो आखिरी बूंद जो पड़ी हुई है वो भी उड़ जाएगी, मतलब संपूर्ण वाष्पन हो जाएगा, पूर्ण वाष्पन हो जाएगा। और अगर प्रेशर ज्यादा हुआ 50 से, तो प्रेशर को ज्यादा करने पे क्या होता है, संघनन। हेलो, इधर ध्यान दो, इधर देखो, प्रेशर को ज्यादा करने पे क्या होता है, संघनन। तो प्रेशर कितना था, 50, 50 पे एक बुलबुला बना था, अगर 50 से ज्यादा करोगे तो वो एक बुलबुला भी वापस क्या बन जाएगा, पानी, द्रव, और सारा का सारा द्रव रह जाएगा, कोई भी आपके पास बुलबुला नहीं होगा। मतलब यहां क्या होगा, यहां पूर्ण रूप से विलयन होगा आपके पास, कोई वाष्प नहीं होगी, पूरा विलयन होगा, कोई वाष्प होगी। इसको समझने के लिए ये आना जरूरी है। 37.5 से कम ताप करोगे, ताप कम करते ही वाष्पन होगा, 37.5 पे एक बूंद बची थी वो भी उड़ जाएगी अगर इससे कम करोगे तो। दूसरा, 50 से ज्यादा करोगे, ताप बढ़ाने पे संघनन होता है, 50 पे एक बुलबुला बना था, 50 से ज्यादा कर दोगे तो वो बुलबुला भी पानी में चला जाएगा वापस, कुछ हाथ नहीं आएगा तुम्हारे, ऐसा है। ठीक, एक बात और, हो गया थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल करते हैं। फोर्थ सवाल को ध्यान से देखना सब लोग। दाब जिस पर कुल 2 मोल विलयन से 1 मोल मिश्रण वाष्पित हो गया। अच्छा, बहुत ट्रिकी सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बेटा कि आधा मोल ए उड़ गया, आधा मोल बी उड़ गया। वो बोला ना 1 मोल 2 में से 1 चला गया, तो 2 किसके थे, 1 मोल ए था, 1 मोल बी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ आधा मोल ए चला गया, आधा मोल बी चला गया, क्या मैं ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्या ए और बी एक द्रव है, एक जैसे द्रव है, नहीं ना, तो कैसे बोल सकते हो फिर। वो कह रहा है 1 मोल मिश्रण चला गया, ये थोड़ी बोल सकते हैं कि एक में से आधा ए गया आधा बी गया। बस वो ये बोलना चाह रहा है कि पहले ये मिश्रण 2 मोल था, पहले ये मिश्रण 2 मोल था, अब ये इसमें से 1 मोल ऊपर चला गया, ये आप बोल सकते, टोटल 1 मोल चला गया, ये बोल सकते हो आप। अच्छा, शांति रखो, समझाता हूं। मान लो अब जो बचा है उसमें ए के मोल बचे Na, बी के मोल बचे Nb, ठीक है, ऐसा। तो ये Na प्लस Nb किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि तो 1 मोल ही बचा, 1 मोल तो उड़ गया। अब उड़ करके ए कितना पहुंचा ऊपर, ए टोटल कितने मोल था सर, 1 मोल था, 1 में से नीचे कितना बचा Na, तो इतने मोल ए पहुंचा।
बी कितना पहुंचा सर, बी टोटल था 1 मोल, अब बी कितना बचा, एन बी बचा है, तो ऊपर कौन सा कितना पहुंचा 1 माइनस एन बी। ये हो जाएगा आपका वाई ए और ये हो जाएगा आपका वाई बी, ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब वाई ए वाई बी बोलना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई ए तो मोल मोल अंश है, मैं तो मोल की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये भी गलत है, मोल तक लिख रहे हैं, केवल मोल तक लिख रहे हैं, मोल तक की बात कर रहे हैं, ऐसा है। कंफ्यूज तो नहीं हुए, वापस समझाऊं। दाब जिस पर कुल 2 मोल में से 1 मोल चला गया, ठीक है, बात को समझना। इधर जितना भी बचा, मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 मोल ए था 1 मोल बी था तो आधा मोल ए गया आधा मोल बी गया, ऊपर 1 मोल नीचे 1 मोल, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ए और बी के वाष्पन की दर एक जैसी थोड़ी है, बराबर बराबर थोड़ी वाष्पित हो रहे हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अब ऐसा होने के बाद नीचे ए के मोल अगर Na है, बी के मोल अगर Nb है, तो Na प्लस Nb 1 के बराबर है, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि अब 1 मोल बचा 1 मोल उड़ गया, तो एक चीज तो हम ये बोल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इस विलयन में Na है तो ऊपर A की कितनी मोल वाष्प बनेगी, तो टोटल A था 1 मोल, 1 में से Na यहाँ रह गया तो 1 माइनस Na ऊपर चला गया, B भी टोटल था 1 मोल तो 1 Nb नीचे रह गया तो ऊपर कितना पहुंच गया 1 माइनस Nb पहुंच गया। अब हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे जो हमको आता है, क्या आता है हमको, एक्स ए इंटू पी ए नॉट बराबर वाई ए इंटू पी टोटल। निकालना क्या है, वो दाब निकालने की कोशिश करनी है, तो यहाँ से पी टोटल निकालने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाओ निकालते हैं। एक्स ए कैसे लिखोगे, ए का मोल विलियन में, ए का मोल कितना है एन ए, अच्छा विलियन के टोटल मोल कितने हैं, एक्स ए क्या है, एक्स ए क्या है, यहाँ पर ए के मोल अपॉन विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोल कितने हैं एन ए प्लस एन बी, और एन ए प्लस एन बी किसके बराबर है 1 के बराबर है, ये एन ए प्लस एन बी हो गया 1 के बराबर, ठीक है, इंटू पी ए नॉट, पी ए नॉट कितना है 75 बराबर वाई ए कितना है, इसके मोल कितने हैं 1 माइनस एन ए, अच्छा टोटल मोल कितने हैं वाष्प में बताओ, सर टोटल मोल भी तो ऊपर भी तो 1 ही है, तो टोटल मोल तो ऊपर भी 1 है, इंटू पी टोटल, तो यहां से अपन पी टोटल निकाल सकते हैं, पर सर एन ए तो पता ही नहीं है, कैसे पी टोटल निकाल लोगे, हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन भी बनाते हैं, तो एक्स बी, भेजा फ्राई हो रहा है दिमाग का, हो रहा है ना, होना भी चाहिए। चलो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो एक्स बी इंटू पी बी नॉट बराबर वाई बी इंटू पी टोटल, एक्स बी कितना है, अच्छा एक्स बी मतलब यहाँ मोल कितना है बी का, सर एन बी है, टोटल मोल कितना है, नीचे भी बने ऊपर भी, टोटल मोल ऊपर भी बने नीचे भी बने, क्योंकि मिश्रण का 1 मोल नीचे रह गया, मिश्रण का 1 मोल उड़ गया, लिखना बाद में, समझ लो पहले, पीडीएफ मिल जाती है, मैं नहीं मिलूंगा वापस बार बार, सुनो इधर ध्यान से, पीबी नॉट, पीबी नॉट कितना है 25 बराबर वाई बी 1 माइनस एन बी, टोटल ऊपर भी बनी है इंटू पी टोटल, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये आ जाएगा एन ए इंटू एन बी इंटू 75 इंटू 25 बराबर इंटू पी टोटल, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात पूछ लूंगा मैं तुमसे, एन ए प्लस एन बी किसके बराबर है, इधर ध्यान देंगे, एन ए प्लस एन बी किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो चूंकि एन ए प्लस एन बी 1 के बराबर है, तो एन ए कितना हुआ 1 माइनस एन बी तथा एन बी कितना हुआ 1 माइनस एन ए, तो देखो इधर जो 1 माइनस एन ए लिखा हुआ है
ये कट जाएगा NB से, और इधर जो 1 माइनस NB लिखा है वो कट जाएगा NA से। तो पी टोटल कितना आ गया, 75 इंटू 25, परंतु पी टोटल इंटू पी टोटल का स्क्वायर भी हुआ है, ये हो जाएगा पी टोटल का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 75। ऐसे आप इसको लिख सकते, और हम इसको ऐसे बोल रहे हैं, (25√3) बोल सकते हैं। पूछना है कुछ अमन? ये कैसे हुए ऐसा? क्या बोलो? नहीं, ये चारों सवाल सेपरेट हैं। पहला सवाल बोल रहा है पहले बुलबुले के बारे में बात करो, दूसरा कह रहा है आखिरी बूंद के बारे में बात करो, तीसरा कह रहा है रेंज बताओ, चौथा सवाल ये है कि जब वाष्पन शुरू हुआ, पिस्टन तो गया बाढ़ में, जब वाष्पन शुरू हुआ, जिस टाइम पे वाष्पन स्टार्ट हुआ, उसके बाद जब नीचे 1 मोल मिश्रण रह गया और 1 मोल मिश्रण वाष्पित हो गया, उस समय का प्रेशर बताओ। ऐसा है, ठीक है? बोला है कुछ और? हाँ, नहीं साम्यावस्था तो अभी आई नहीं ना, साम्यावस्था की तो बात ही नहीं की, बस इतना बोला है, देखो उसने इतना बोला है कि जब वाष्पन स्टार्ट हुआ, तो जब 1 मोल इस द्रव का वाष्पित होकर के ऊपर चला गया, तो उस सिचुएशन में कितना दाब होगा वो निकाल लो, बस ये सवाल था प्योर। उसने बिल्कुल, इससे मैंने वो काट दिया था, वो इसलिए काटा था मैंने, ताकि वो आप वो वाला दिमाग ना चला पाओ। अच्छा, इस सवाल को वापस समझते, कुछ नहीं फुद्दू सवाल है, देखो वापस से एक बार। 2 मोल में से जिस दाब पर कुल 2 मोल विलयन से 1 मोल मिश्रण वाष्पित हो गया, मतलब यहाँ 2 मोल पड़ा था, उसमें से 1 मोल वाष्पित हो गया, तो ऊपर भी 1 मोल है, नीचे भी 1 मोल है। मान लेते हैं अब ए के जो मोल हैं वो अंदर बचे हैं Na, बी के बचे हैं Nb, तो Na प्लस Nb कितना होगा 1 मोल, क्यों? क्योंकि विलयन में अभी 1 मोल है। अच्छा, ए उड़ करके ऊपर पहुंच गया, बी उड़ करके ऊपर पहुंच गया, दोनों मिलकर के फिर से ऊपर कितने हैं 1 मोल, ठीक है। ए कितना होगा इसमें, ए टोटल था 1 मोल, उसमें से Na यहाँ बच गया, तो यहाँ कितना पहुंच गया 1 माइनस Na। यहाँ टोटल Nb बचा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बी कितना पहुंच गया 1 माइनस Nb, और इन दोनों का योग भी किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, करके देख लो। 1 माइनस Na अपॉन 1 माइनस Na प्लस Nb 1 है, तो 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, वो भी ठीक है। अच्छा, इधर ये फॉर्मूला लगाया, देखो x से यहाँ पर a के मोल कितने हैं Na, टोटल मोल कितने हैं Na प्लस Nb जो कि 1 के बराबर है, Pa नॉट YA यहाँ a के मोल कितने हैं 1 माइनस Na डिवाइड बाय टोटल मोल, वाष्प अवस्था में इन दोनों को जोड़ने पे भी 1 आएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि 1 मोल वाष्पित हो गया, तो नीचे भी यहाँ पे 1 आएगा, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन XB कितना होगा, B के मोल कितने हैं यहाँ पे NB डिवाइड बाय टोटल, इधर 1 मोल है, ठीक है, फलाना ढिमका, यहाँ पे B के मोल कितने हैं 1 माइनस NB, और वाष्प अवस्था का भी टोटल मोल कितना है 1, तो ये भी 1 के बराबर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्योंकि Na प्लस NB बराबर है 1 के, यहाँ ऐसा माना है अपन ने, माना इस तरीके से है, तो Na कितना हो जाएगा 1 माइनस NB, और NB कितना हो जाएगा 1 माइनस Na, तो यहाँ पे 1 माइनस Na से इधर का NB कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस NB से इधर का Na कैंसिल हो जाएगा, आ गया आंसर। काहे दिक्कत है, अब ठीक है। अब मुझे यहाँ से आगे भी चलना था, आपको कुछ ग्राफ वगैरह बताने थे, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक बार शांति से आज इस सवाल को वापस देखना, खुद से करना, लिक्विड सॉल्यूशन को फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आज कौन सा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। आपको तीसरे लेक्चर में ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वो वाला लिक्विड सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है जो हमने रफ्तार बैच में पढ़ा था, या जो हमने फोर्स 5.0 में पढ़ा है, या जो हमने फोर्स 4.0 में पढ़ा है, ये कुछ और है।
तो अब थोड़ा सीरियस हो जाना, आज का समय आपके पास है, शांति से बैठ के लेक्चर को वापस से देख लेना, मैंने जो पॉइंट्स बताए उनको फिर से समझ लेना, मोलंच वगैरह पे एक बार वापस से काम कर लेना, राउल्ट के नियम के जो क्योंकि आप यहाँ अटक रहे होगे, मुझे पता है क्यों अटक रहे होगे, क्योंकि आपने यहाँ हो सकता है थोड़ा फोकस लूज कर दिया हो। तो यहाँ जो फॉर्मूले बताए थे ना, इनको अच्छे दिमाग में बिठाना, इन सवालों को खुद से वापस करके देखना, इन फॉर्मूलों को ढंग से अप्लाई करके देखना, फिर इस सवाल को फिर से ट्राई करना, फिर से देखना, सो दैट कल की क्लास में मैं लेवल को और अप कर सकूं और हम थोड़ा और अच्छा इसमें पढ़ सकें। ठीक है एवरीवन, जस्ट डू इट। ओके, चलो टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।